Hello, ladies and gentlemen. This is Shivani and welcome to Office's Mind. Today, आज हम पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आए हैं. पार्ट 1 इज ऑलरेडी देयर. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. 13th April is the D-Day and here we are preparing our CDS together. Now, आज we are going to complete the polity. इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत डाइवर्स हैं. वी हैव एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एज वेल एज जुडिशरी. बट इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं का मतलब है देर आर सर्टन ऑफ बीट टॉपिक्स एज वेल. एंड जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका बिल का प्रोसेस, बिल प्रोसीजर, कि कैसे बिल पास होता है, प्रेसिडेंशियल एक्सेंट वगैरह, दिस इज नॉट देयर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये टॉपिक्स नहीं करने हैं. इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट इन न्यूज. ठीक है. दिस वीडियो इज रेलेवेंट फॉर योर न्यूज. It is also relevant if you want to test your knowledge based on polity, and as well as what more can you study. अगर आपने already पढ़ रखा है काफी सारा, you are very pretty confident about your preparation, then you can just take it as a complimentary video कि हाँ यार ये कुछ चीजें हैं. All the topics that will be discussed here should be known to you. Reason being, they are important with reference to, specifically with reference to CDS 1 2025. ठीक है. लास्ट 6 महीने के आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं दैट आर रिमोटेडली रिलेटेड टू पॉलिटी, दे आर हियर. ऐसा नहीं है कि उसके अलावा टॉपिक्स नहीं है, बट क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं वो चीजें यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं. उसके अलावा कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स होते ही हैं, जैसे कि मैंने बताया बिल का क्या प्रोसीजर है. ठीक है. प्रेसिडेंशियल एसेंट एसेंट हो गया. ओके. उसके अलावा एग्जीक्यूटिव में देर इज नॉट मच. अगर आपको लेजिस्लेचर में एक और चीज करनी है तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जरूर कर लीजिएगा. पार्लियामेंट्री कमिटीज मैंने इसलिए, अगर आपका पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार है तभी गो फॉर दिस टॉपिक, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग. ओके. टाइम कंज्यूमिंग एज इन लॉट ऑफ डेटा. क्वेश्चन मुश्किल से शायद एक क्वेश्चन आ जाए. ठीक है. दैट इज वाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग. तो दिस इज वन ऑफ द लास्ट टॉपिक दैट यू हैव टू गो फॉर. ठीक है. उसके अलावा देर आर सर्टेन आपकी बॉडीज दैट आर देयर. सीबीआई जरूर, ईडी एंड सीबीआई ये जरूर कर लीजिएगा. बस कुछ नहीं करना है. कंपोजिशन एक बार आप देख लेना. ठीक है. स्टैचुरी है, नॉन स्टैचुरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लीज कमेंट डाउन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. ऑफ कोर्स इट विल हेल्प द एंगेजमेंट. नाउ हैविंग सेड दिस, तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिक्स शेड्यूल भी ऐड नहीं करा है. सिक्स शेड्यूल आपको पता होगा, स्पेशल प्रोविजन है. बिहार आंध्र प्रदेश इज आस्किंग फॉर सिक्स शेड्यूल, लेकिन ठीक है हमने ऐड नहीं करा. नाउ द थिंग इज कि कहीं 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 कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे नहीं हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने ऐड करे हैं. टेक इट एज अ टेक दिस वीडियो एज अ टेस्ट फॉर योर पॉलिटी. इससे पहले वाली भी हमने क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में ही करी थी, इसके बाद वाली भी क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में ही, ये वाली भी हम करेंगे. और इसके बाद वाली जो ज्योग्राफी वाली आएगी वो भी क्वेश्चन आंसर्स के ही फॉर्मेट में होगी. ओके. नाउ हैविंग सेड दिस, वी विल मूव ऑन विद द टॉपिक्स टुडे. ऑल द टॉपिक्स आर वेरी रेलेवेंट. ठीक है. सो प्लीज टेक नोट ऑफ दिस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हियर इज, टीवी सोमनाथन कमेटी is related to which of the following? Okay. A. Electoral reforms. B. Pension schemes. C. UCC. And D. None of these. सी, आजकल क्या है ना कि रेलेवेंस काफी ज्यादा आ रहा है कमिटीज वगैरह का. नाउ दिस कमिटी इज इन न्यूज, यू वुड नो हाउ. अभी आपको पता चल जाएगा एंड देन ऑब्वियसली. बट उससे पहले आई वुड लाइक यू टू अटेम्प्ट इट. आई एम प्रीटी श्योर अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा. सो इसमें क्या चीज है कि इसका आंसर क्या होगा? बी, पेंशन स्कीम. अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली क्या हुआ है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड. ओके.
सबसे पहली बात है कि इसमें देयर वर वेरी मेनी कंट्रोवर्सीज, लेकिन अपने लिए स्टैटिक पोर्शन क्या इम्पोर्टेंट है कि कमेटी कहाँ से आया है, निकाल के कहाँ से लेकर आए हैं। तो इसको लेकर आए हैं हम लोग टीवी सोमनाथन कमेटी से। ठीक है, क्लियर नाउ। इसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है थोड़े थोड़े देख लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ओके, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओके, देखो, बहुत ही क्रिस्प तरीके से मैं बताऊंगी। मैं आपको इसलिए भी ये बता रही हूँ बिकॉज अगर आप लोगों के एसएसबीज हैं, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि ऐसा तो होगा नहीं कि सारे नए बच्चे होंगे इसमें, यहाँ पर वो वाले भी होंगे जो एसएसबीज वगैरह दे रहे हैं। ओके, सो थोड़ा सा पेंशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड पेंशन के बारे में इसीलिए पता होना चाहिए बिकॉज जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में पेंशन इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक। ओके, सो सबसे पहली बात है ये, इसमें आपको दो कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। वन इज योर बेसिक पे एंड अदर इज योर डियरनेस अलाउंस। ठीक है, दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीडीएस, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल इंसाइट। अब होता यह है कि जितनी बार भी हम कोई पेंशन स्कीम या फिर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम या पे कमीशन लेकर आती है, वो तभी लेकर आती है जब आपकी डीए ही आपके बेसिक पे से बहुत ज्यादा है। बेसिक पे मान लेते 10 ही हजार रुपए है। ठीक है, और डीए क्या हो गई है, इट इट हैज बिकम 125% ऑफ बेसिक पे। तो आप समझ ही सकते हो। ठीक है, डीए आपकी साल में 2 बार बढ़ाई जाती है, 2 टाइम्स अ ईयर। ठीक है, डियरनेस अलाउंस बस एक और बार न्यूज में तब थी जब कोविड आया था। कोविड में द गवर्नमेंट withheld their DA because obviously there was a cash crunch, businesses were shutting down etc etc, so obviously उस टाइम DA नहीं मिला था। उसके बाद अब ये न्यूज में आया है बिकॉज ऑफ द पेंशन स्कीम। नाउ इसमें क्या चीज है कि भाई पेंशन, अच्छा, पेंशन स्कीम है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो आपकी जो सैलरी स्लिप होती है उसमें ये दो कंपोनेंट तो आपको मिलेंगे इफ यू आर अ गवर्नमेंट जॉब में हो अगर आप। ठीक है, पेंशन क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हम क्या कह रहे हैं कि इस बेसिक पे का 50% तो आपको एश्योर्ड है। दिस इज योर एश्योर्ड पेंशन जो आपको मिलेगी एट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है, ऑलराइट। तो ये हमारा आ गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। इससे पहले दो और पेंशन स्कीम आई थी, एक थी हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम और एक थी हमारी न्यू पेंशन स्कीम, एंड नाउ इट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देयर वर थ्री पेंशन स्कीम्स दैट आर देयर। ओके, यूनिफाइड वाली अपनी अपनी वाली है क्योंकि इट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम April 1 2025। सो जस्ट बिफोर यू, आपके सीडीएस के मुश्किल से 10 दिन बचे होंगे, तब ये पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी। बेसिकली इट इज इन न्यूज। ऑलराइट, नाउ old pension scheme was introduced in 1950, new is introduced in 2004, and UPS will be introduced basically effective from 2025. All right, now इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है मिनिमम पेंशन। सो मिनिमम पेंशन इज फिक्स्ड एट 10,000 रुपीज। मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स का पार्ट है। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर यूपीएससी बनाएगा तो उसमें आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि यार मैच द फॉलोइंग ही अगर आ गया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में देयर इज नो मिनिमम पेंशन, तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू मैच द पेयर्स। ओके, न्यू पेंशन स्कीम में देयर वाज नो मिनिमम पेंशन। ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम में इट वाज 9,000 रुपीज पर मंथ। तो आप समझ सकते हो कि ओल्ड पेंशन स्कीम वाज द ग्रेटेस्ट, मतलब जिस जमाने में सरकारी नौकरी का क्रेज होता था, तो आप समझ सकते हो उस जमाने में 9,000 रुपये महीना पेंशन ही मिल रही है आपको, मिनिमम पेंशन। ऑलराइट, ओके, नाउ फैमिली पेंशन का क्या सीन है कि भाई इफ यू डाई देन 60% ऑफ द पेंशन विल बी गिवन टू फैमिली और बेसिकली योर स्पाउस। सो बेसिकली इफ यू वर गेटिंग अ पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज, तो 60% क्या हो जाएगा उसका, 6,000 रुपीज। सो 6,000 रुपीज विल बी गिवन टू योर वाइफ ऑन योर डेथ। ठीक है, नाउ न्यू पेंशन स्कीम में क्या था कि भाई एक्यूमुलेटेड आपकी बेनिफिट्स थे। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज याद रखना, न्यू पेंशन स्कीम में देयर वाज नो पेंशन अमाउंट फिक्स्ड। जैसे कि यूनिफाइड में तो हमें पता है ना कि भाई 50% ऑफ द बेसिक पे विल बी गिवन, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में देयर वाज नथिंग लाइक दैट। उसमें कुछ नहीं था, उसमें ये था कि भाई इट वाज मार्केट लिंक्ड स्कीम। ओके, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट इज व्हाई इट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, बिकॉज बेसिकली हो क्या रहा था कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर क्या कर रहे थे कि जो भी आपको सैलरी मिल रही थी उसी में से घटा, उसी में से काट के उसी का पेंशन फंड बनाकर आपको दे रहे थे। तो इससे यही हो रहा था कि यार हम 1 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं तो हमारे पास तो 80 हजार ही आ पा रहे हैं, क्योंकि 20 हजार तो आप पहले काट ले रहे हो फॉर क्रिएटिंग अ पेंशन फंड। ओके, सो दैट इज व्हाई न्यू पेंशन स्कीम जो है 2004 में जो आई थी, इट वाज नॉट रियली लाइक्ड बाय एवरीवन। सो नाउ दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम हैज कम। ओके, अच्छा, इसके अलावा न्यू पेंशन स्कीम में जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था वो था 10% ऑफ द सैलरीज। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, 10% ऑफ द सैलरीज। ठीक है, जो आपकी यूनिफाइड आपका है, इसमें भी 10% है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 18% हो गया, 18.5%। इसमें 14% था। ओके, सो द गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हैज इंक्रीज्ड इन द पेंशन। ठीक है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन हैज नॉट इंक्रीज्ड। So this is about your pension scheme that has that was recently in news. अब आप इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट समझ के पढ़ लो, या फिर आप इसको पॉलिटी का पार्ट समझ के पढ़ लो, दैट इज अप टू यू। बट दिस वाज ए न्यूज। इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये पेंशन स्कीम आई थी। दैट इज योर सीवी सोमनाथन कमेटी। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आप देखोगे कि यार बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है विद रेफरेंस टू सीडीएस, बट अगेन इट इज अ न्यूज। ठीक है, इसमें से एक चीज जो है वो न्यूज में है, वो मैं अभी आपको बता दूंगी क्या चीज न्यूज में है, इसी में से एक स्टेटमेंट वो न्यूज में है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यू टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एक बार। नहीं आता है कोई बात नहीं, एक बार आप अटेम्प्ट करके देख लो। सो ओके, लेट्स do it. How many of the following statements about Law Commission of India are correct? First of all, we are talking about correct statements. ठीक है, how many पूछा है तो we will have to count. Okay, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, but this is how the UPSC is now making questions in CDS also. तो हम इसको उसी फॉर्मेट में कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, it is a non-statutory body. Second, it was established by the Charter Act of 1833. Third, chairman of 22nd Law Commission is Justice Rituraj Awasthi. Chairman of 23rd Law Commission is Justice B.P. Sinha. All right. So, why is it in news? सबसे पहले, it is in news because 23rd Law Commission has been approved. ठीक है, अच्छा, लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता था? प्रेसिडेंट अप्रूव से। आपका जो प्रेसिडेंट होता है वो लॉ कमीशन को अप्रूवल देता है कि भैया आप आओ। ठीक है, अच्छा, अब सीधी सी बात है, अगर लॉ कमीशन प्रेसिडेंट के कहने पे बन रही है तो क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी? सो ऑब्वियस सी बात है कि यार इफ इट इज मेड ऑन द अप्रूवल ऑफ योर प्रेसिडेंट तो ऑफ कोर्स इट विल नॉट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, सो इट इज ट्रू दैट इट इज अ नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है, it is constituted by the notification of your Ministry of Law and Justice and the President approves the Constitution. Basically, Ministry of Law and Justice में जो आपका लॉ मिनिस्टर होगा वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो बोलेगा कि सर मुझे लॉ लॉ कमीशन चाहिए। ठीक है, अभी तक अब 23rd कंस्टिट्यूट होगा। ठीक है, 23rd कंस्टिट्यूट होगा, अभी तक 22nd तक का हमारा लॉ कमीशन चल रहा था। ठीक है, नाउ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो yes, it is true. It was established by Charter Act of 1833. ठीक है, अब देखो मैं ये चीज लॉ कमीशन से रिलेटेड है इसीलिए मैंने डाल दिया है, एज अ फैक्ट याद कर लेना। बिकॉज अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, वी स्टार्ट अगेन फ्रॉम योर स्क्रैच कि यार हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उसका बहुत ज्यादा वो नहीं है।
इसमें तो आप यही कर सकते हो कि यार जो चीज आपको लग रहा है कि यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चीज हमें पता होनी चाहिए, वो आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो। ओके। नाउ जो करंट हमारा लॉ कमिश्नर है वो ऋतुराज अवस्थी हैं। ठीक है। और करंट हमारा लॉ कमीशन चल कौन सा रहा है, 22nd। ठीक है। नाउ 23rd का कौन होगा? अगेन अ ट्रू स्टेटमेंट, बीपी सिंह। ओके। अच्छा, एक और चीज इसमें याद रखना, इट इज फॉर अ 3 years टर्म। ओके। सो 3 years टर्म आपका, आपको याद होना चाहिए कि भाई 3 3 साल के लिए आपका बन रहा है। नाउ एक और चीज याद रखना कि फर्स्ट लॉ कमीशन का जो आपका चेयरमैन थे वो कौन थे? एमसी सेतलवाड। अब इसको आप प्रोनाउंस कर लेना, SETLVAD। ठीक है, एमसी सेतल। ये ऐसा नाम है कि आपको याद ही रहेगा, इतना मुश्किल तो आपका नहीं होने वाला है। ठीक है। सो दिस इज देयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल 4। नाउ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉन स्टैचुटरी बॉडी है। देखो भाई सिलेबस में तो है ही। ठीक है। उसके अलावा न्यूज में है, तो आप इसको एक तरीके से थोड़ा सा याद कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज योर एसोसाइटी। ये अगेन बहुत ही ज्यादा न्यूज का टॉपिक है। ठीक है। Which of the following statements about Asian organization of, okay, it is of, that is a typo, it's of, ठीक है, of Supreme Audit Institutions, SOSI, is not correct. So it is asking for not correct. Option A is that India assumed the chairmanship of SOSI for 2024 to 27. ठीक है. Next is the first assembly and governing board meeting was held in Beijing, China. It is one of the regional groups of International Organization of Supreme Audit Institutions, INTOSAI. It was established in 1979. See, अब ऐसे क्वेश्चंस जब यूपीएससी में आते हैं, तो either you know the answer or you don't know the answer. There is nothing in between. ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। लेकिन नॉट करेक्ट है। पहली बात तो ये है कि अगर हमसे पूछा ही जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ होगा कि उसकी, उसका चेयरमैनशिप कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तो ये तो करेक्ट ही स्टेटमेंट होगा। ठीक है। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग। ओके। क्योंकि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, एवर, फर्स्ट एवर मीटिंग दैट हैपेंड, इट वाज इन न्यू दिल्ली, इंडिया ओनली। ठीक है। इट वाज इन न्यू दिल्ली, इंडिया ओनली एंड नॉट बीजिंग, चाइना। यहाँ पर न्यू दिल्ली आएगा, न्यू दिल्ली, इंडिया। उसके बाद बाकी सारे स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। ठीक है। इट इज वन ऑफ द रीजनल ग्रुप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1979। अच्छा, बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये है कि जितने भी आपके जितने भी लोग हैं, उन कंट्रीज के सारे जो सीएजीज होते हैं, वो आके दे कम एंड मीट। ठीक है। ऑल दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ऑफ इंडिया कम एंड मीट, और उसी को ये लोग क्या कर देते हैं, एसोसाई कर देते हैं। इट इज ट्रू कि 3 साल के लिए बैठती है और 3 साल के लिए चेयरमैनशिप इंडिया के पास है। नाउ नेक्स्ट इज अगेन न्यूज विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ओके। First, it is being hosted in Indo-Pacific for the first time in India. Its headquarters are in Basel. It's organized every year. It is a non-UN organization. हमें क्या पूछा है? Correct statement. ठीक है। Again, a question. Either you know or you don't know. ठीक है। अब मैं आपको ज्यादातर वही क्वेश्चंस करा रही हूँ विच यू ईदर नो और यू डोंट नो, क्योंकि यार देखो उसके अलावा तो आपको इस टाइम तक चीजें आती होंगी और कोर्सेज आप लोगों ने कहीं ना कहीं ले रखे होंगे। ठीक है। सो ये वाले जो क्वेश्चन है, दीज आर प्रॉपर करंट अफेयर्स क्वेश्चन। नाउ इट इज, अच्छा ठीक है, नाउ इसमें से करेक्ट पूछा है,
करेक्ट जो है वो ए ही है। इट इज बीइंग होस्टेड इन इंडो पैसिफिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ओनली। ठीक है। एवरी 4 years इट इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। दिस टाइम इट इज बीइंग होस्टेड इन इंडिया। इंडिया में कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ओके। नाउ इसका जो हेडक्वार्टर है, इट इज नॉट इन बेसिल, इट इज इन जेनेवा। ऑलराइट। देन इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। नहीं, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4 years। एंड इट इज अ नॉन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इट इज अ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूएन के अंडर आता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि यूनाइटेड नेशन का पार्ट है, तो फिर ऑब्वियसली कितने मेंबर्स होंगे इसमें? मोस्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैव 193 members एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। ओके। टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से आपको समझ में आ रहा होगा कि टेलीकॉम सेक्टर का जो सबसे स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशन की है, वही यही है, आईटीयू। ठीक है। अच्छा। नाउ आईटीयू की कौन सी एग्जैक्ट असेंबली हुई है? वो हुई है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ओके। वर्षा, ऐसे भी याद कर सकते हो। स्टैंडर्डाइजेशन से भी याद कर लोगे तो चल जाएगा। ओके। अगेन काफी ज्यादा स्टैटिक और काफी ज्यादा वैसा क्वेश्चन था। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने जुडिशरी से डाला है। अगेन जुडिशरी इज अ न्यूज, बट ये थोड़ा सा आपका वैसा क्वेश्चन है कि यार इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा। सो आई थिंक दिस यू कैन आराम से फिगर आउट। With reference to the appointment of judges of Supreme Court, which of the following statement is not correct? Justice Ashok Kumar Mathur is the 51st CJI। ठीक है। इसी से आपको यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट नाउ कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सीजीआई चेंज हुए हैं। आपको पता भी होगा कि सीजीआई जो है अभी हमारे चेंज हुए हैं। ठीक है। Second is the first judge's case stated that CJI's consultation is binding। हमने हमें नॉट करेक्ट बताना है, जस्ट फॉर रेफरेंस। ठीक है। The second judge's case is created collegium of four senior most judges। Four judges case struck down 99th Constitutional Amendment Act as unconstitutional। You have 30 seconds to attempt it, and then I'll tell you the answer, of course. All right. So, guys, सबसे पहली बात तो ये है कि नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। दिस इज नॉट द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 51st सीजीआई। ठीक है। इंस्टेड, अब ऐसा भी नहीं है कि दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट। दिस पर्सन एग्जिस्ट, बट ही इज नॉट द फर्स्ट 51st सीजीआई। ठीक है। सो हु इज 51st सीजीआई? दैट इज योर जस्टिस संजीव खन्ना। ओके। जस्टिस संजीव खन्ना इज योर 51st सीजीआई। पहली चीज तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें नॉट करेक्ट पूछा तो मतलब बाकी के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट ही हैं, राइट? तो पहला क्या था हमारा? फर्स्ट जजेस केस। अच्छा, जुडिशरी में सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो ना पढ़ना, तो आप जब आपको ये पता है कि यार पार्ट 5 का पार्ट है। ठीक है। एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू सेंटर इज इन पार्ट 5। ठीक है। अगर आपको पता हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक अ बुक, एंड आपको पता होगा कि एवरी बुक हैज चैप्टर्स। ठीक है। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर्स की जगह पर, चैप्टर्स की जगह पर हमने क्या कहा है उसको? पार्ट्स। सो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द यूनियन। ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो भी चीज यूनियन इंस्टीट्यूशन में आती है, दैट इज इन योर पार्ट 5। ठीक है। पार्ट 6 में, सिमिलरली पार्ट 6 में क्या क्या आ जाएगा? जो भी चीज स्टेट से रिलेटेड है, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जो भी चीज आपकी स्टेट से रिलेटेड है वो आपकी आ जाएंगी पार्ट 6। तो पहली बात तो ये होगी कि पार्ट्स का मतलब तो हमें समझ में आएगा कि चैप्टर है। पार्ट 1 क्या है कि भाई इंडिया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप की बात करेगा। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4 ए जो कि
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, दैट वाज अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ऐसे करके चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि यार फिर ये शेड्यूल्स क्या है। ठीक है। तो अगर आपने कोई सी भी बहुत बड़ी सीरियस लुकिंग किताब जिसमें पिक्चर्स नहीं होती हैं, वो किताबें अगर आपने उठाई हो, तो आपको पता होगा कि यार कहीं कहीं पर क्या होता है ना, दे विल राइट इट एज, जैसे कि अगर उन्होंने लिखा है, लेट अस से कि कुछ भी लिखा है, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, और लास्ट में लिखा है उन लोगों ने एक वर्ड, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से बॉक्स। ओके। और बॉक्स के ऊपर एक छोटा सा एस्ट्रिक मार्क लगा देते हैं। ठीक है। और उसी पेज के नीचे व्हाट दे डू इज, ठीक है, कि उस एस्ट्रिक मार्क को एक्सपांड करके लिखते हैं। ठीक है। ऐसे करके लिखते हैं। आप कोई भी किताब देखना, उसमें ऐसे ही लिखा होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे दी होगी एट द एंड ऑफ द पेज। तो इसमें भी क्या है कि यार शेड्यूल्स हैं। अब ये तो बता दिया कि सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करना है, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या करा, शेड्यूल 7 बनाया। सेवेंथ शेड्यूल, कि भाई सेवेंथ शेड्यूल को आप रेफर कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन के एंड में सेवेंथ शेड्यूल दिया है, आप उसको रेफर कर लो, आपको पता चल जाएगा कि किस चीज पर कौन लॉ बना सकता है। डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है। ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, शेड्यूल्स दिए हुए हैं। सिक्स शेड्यूल में दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट्स के पास स्पेशल प्रोविजंस हैं। फिफ्थ शेड्यूल में दिया हुआ है कि कौन कौन से स्टेट जो है वहां पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हम बना सकते हैं। ठीक है। टेंथ शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ दिया है। नाइन्थ शेड्यूल में वो लॉज दिए हुए थे जिन लॉज को जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रखा गया था फॉर सम टाइम। ऑब्वियसली देन देयर इज अगेन अ वेरी बिग discussion. It takes a whole class to understand the story behind ninth schedule. So I would not go in there. But schedules are basically additional informations that are present in your constitution. कि भाई सारी चीजें हम यही नहीं लिख सकते हैं ब्रैकेट में, आप उसको बाद में रेफर करो। ओके। सो ये वाली चीज है। अच्छा। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ने बैठोगे यार, तुम कोई भी किताब खोल के अगर सुप्रीम कोर्ट पढ़ने बैठ रहे हो, तो उसमें पहली चीज दी होगी कि फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है, उसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं कि भाई कौन कौन से केसेस हुए हैं। ओके। तो वो केसेस थोड़े से इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। तो देयर आर 4 केसेस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट ओनली। और बहुत आसान है। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस एंड फोर्थ जजेस केस। ठीक है। फर्स्ट जजेस केस में भाई ये पूछा गया कि अगर हमें किसी बंदे को सीजेआई बनाना है, तो सीजेआई नहीं बनाना है, अगर हमें किसी बंदे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब सीधी सी बात है कि प्रेसिडेंट सीजेआई से पूछेगा कि भाई हमें एक बंदे को जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप बता दो किसको बना सकते हैं। और मान लेते हैं सीजेआई ने बता दिया कि इस फलाना बंदे को आप बना सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ गया कि क्या प्रेसिडेंट, अगर सीजीआई ने जो कहा है क्या वो बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे कि हाँ उसी को बनाना है। तो फर्स्ट जजेस केस में ये हुआ कि नहीं, बाइंडिंग तो नहीं है, हमने सिर्फ आपको एडवाइस दी है कि आप इसको बना सकते हो। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट कि उसको बनाना पड़ेगा। फिर क्या होता है, सो फर्स्ट जजेस केस जो हुआ था बहुत पुराना केस है, ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पार्लियामेंट जो था, अनइंटरप्टेड पावर जो है इसके पास थी। आपको पता होना चाहिए कि एक बहुत बेसिक चीज अगर हम अपने देश में देखेंगे तो वो यही है कि जैसे जैसे पार्लियामेंट कमजोर होती है वैसे वैसे जुडिशरी स्ट्रांग हो जाती है, जैसे जैसे पार्लियामेंट स्ट्रांग होती है वैसे वैसे जुडिशरी एक स्टेप बैकफुट पर आ जाती है। उसका रीजन ये है, उसका रीजन भी आप समझ लो, उसका रीजन ये है क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा मेजोरिटी से आई है कहीं पर, तो बहुत सीधी सी बात है कि यार पब्लिक का बहुत ज्यादा ट्रस्ट है उस पर। ठीक है। जैसे जैसे आपकी कोalition की सरकार होती जा रही है, वैसे वैसे पब्लिक का ट्रस्ट का मतलब डिप्लीट हो गया है। और ऑब्वियस सी बात है कि ट्रस्ट इज लाइक वाटर। ठीक है। अगर यहाँ ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो कहीं और कर रहे होंगे ना, तो कहाँ करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इफ द ट्रस्ट इज नॉट ऑन लेजिस्लेचर, देन द ट्रस्ट ट्रांसफर्स टुवर्ड्स जुडिशरी, तो जुडिशरी जो है थोड़ी थोड़ी करके स्ट्रांग होती जाती है। ऑलराइट। तो सेकंड जजिस केस के टाइम पर कोalition सरकार का एरा चल रहा था, तो वहां पर ये कहा गया कि नहीं यार, सीजेआई की एडवाइस इज बाइंडिंग।
ओके। अच्छा, इसमें ना दो क्वेश्चन, दो सेंटेंसेस गलत हो गए, अभी मैं बता दूं। थर्ड जो था उसमें इन लोगों ने कोलिजियम बनाया कि ऐसा नहीं है कि सीजीआई अपनी ही मर्जी से कर दे, क्योंकि फिर अगेन वो सेम चीज हो जाएगी कि यार सीजीआई के पास जो है बहुत ज्यादा पावर हो जाएगी। ऑल्दो जो हमने कोलिजियम बनाया था उसमें सीजीआई हेड्स द कोलिजियम, ठीक है, बट देन देर आर फोर सीनियर मोस्ट जजेस इन दैट। ये ये आपकी चीज है। फोर जजेस केस में क्या होता है कि हम एक जगह एक चीज बनाने वाले थे, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। उससे क्या करने वाले थे कि उसमें क्या था कि यार देयर वर फ्यू पीपल ऑफ एग्जीक्यूटिव, आपके लॉ मिनिस्टर वगैरह, एंड देन देयर वर इक्वल मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, और ऐसा करके एनजेएसी लेकर आने वाले थे। बट सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये तो नहीं हो सकता। ओके, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई बहुत सीधी सी बात है, इट विल, एक तरीके से इट विल impede द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है उसको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट बनाया गया है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर यार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही आपका बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड ही कोई चीज जा रही है, तो वो क्या हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज इट। ठीक। सो सेकंड जजेस केस में क्या था, एडवाइजरी बाइंडिंग हो गई थी, और टू जजेस की आपकी क्या हो गई थी, कोलेजियम बन गई थी। दिस कोलेजियम देन एक्सपेंडेड इनटू फोर जजेस इन थर्ड जजेस केसेस। एंड उसके बाद फिर लास्ट में क्या होता है कि फोर्थ जजेस केस में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देते हैं। ठीक है, नाउ, हाँ, तो अच्छा ठीक है, मैंने तो मार्क कर ही दिया है। जस्टिस अशोक कुमार माथुर जो है, वो वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट आपका ये गलत हो जाएगा। सेकंड भी गलत, सी भी गलत है, क्योंकि सी में क्या गलती है कि यहाँ पे फोर नहीं होगा, यहाँ पर आपके टू सीनियर मोस्ट जजेस थे। ओके, सो देवर थ्री पीपल, देर आर टू स्टेटमेंट्स रॉन्ग हियर, apologies for that, but I guess you get the point. All right, न्यूज बता देती हूँ। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, हाँ ये रहा, भारतीय वायुयान विधायक, ये चीज, इसका बिल पास हुआ है। ठीक है, इसका बिल पास हुआ है, इसीलिए इट इज इन न्यूज। ऑल राइट, सबसे पहली चीज तो, नाउ अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हमें यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। विद रेफरेंस टू द एविएशन सेक्टर ऑफ इंडिया। ओके, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दी है। ठीक है, 2024 में basically it was released and now the presidential assent has been given to it. Okay, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज्यादा पता नहीं होना चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए कि यार कुछ कुछ चीजें जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, एविएशन सेक्टर से रिलेटेड। ओके, सबसे पहली बात तो आप थोड़ा सा डेटा अगर हम देख लेते हैं, वैसे वो डेटा कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस मैं आपको बता देती हूँ कि एविएशन सेक्टर इन इंडिया इज वेरी ह्यूज। ओके, सबसे पहली बात है, इट इज नाइन्थ लार्जेस्ट। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट होता तो ये क्वेश्चन बन जाता, तो अभी तो ना ये 10th नंबर पे है, ये तो ऐसा रैंडम नंबर हो गया, नाइन्थ लार्जेस्ट। ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट फिगर है थर्ड लार्जेस्ट। थर्ड लार्जेस्ट है डोमेस्टिक। ठीक है, डोमेस्टिक एयर पैसेंजर मार्केट जो है वो इसका थर्ड लार्जेस्ट है। नाइन्थ लार्जेस्ट ये सिविल एविएशन मार्केट है ग्लोबली। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एविएशन सेक्टर इन इंडिया इज आल्सो नॉट डूइंग दैट बैड। ऑब्वियसली इट कैन डू गुड, बट अभी वी विल हैव टू सी टू इट। ठीक है, नाउ उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका फिगर है वो ये है कि 15% ऑफ द पायलट्स दैट आर प्रेजेंट इन इंडियन एविएशन सेक्टर दे आर वुमेन। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज 15% ऑफ पायलट आर वुमेन, एंड जो ग्लोबल ग्लोबल आपका एवरेज है वो क्या है, 5% समथिंग।
बेसिकली वी हैव 3 times वुमेन पायलट आर प्रेजेंट इन इंडिया। ये काफी इम्पोर्टेंट, ये कुछ आपके फिगर्स हैं जो आप जस्ट इफ यू आर लिसनिंग टू द वीडियो यू वुड रिमेम्बर दिस, ऐसे करके। नाउ कमिंग टू दिस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Gagan is developed by Airport Authorities of India and ISRO jointly for air traffic management. That is the first statement. Nav Nirman is for airport capacity augmentation. Second, Bharatiya Vayuyan Vidayak is set to replace Aircrafts Act 1934. That is third. Airport Economic Regulatory Authority does not falls under Ministry of Civil Aviation. वैसे तो ये क्वेश्चन काफी कॉमन सेंस वाला भी है, इवन इफ यू डिडंट हैड द आइडिया ऑफ द न्यूज। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इनकरेक्ट बताना है, डी है इसका आंसर। ओके, नाउ ये सारी चीजें सही है। ठीक है, आपने गगन वॉज इन न्यूज लास्ट ईयर, आई डोंट, लास्ट ईयर ये काफी न्यूज में था। अभी वापस से ये पूरी एविएशन सेक्टर ही न्यूज में आ गया है एक तरीके से। जो एरा अथॉरिटी है, ठीक है, दिस एरा के वाज सेट अप इन 2008। ओके, इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एंड बहुत सिंपल सी बात है यार कि वो आएगी ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर कौन कौन से हैं, डीजीसीए, हाँ, डीजीसीए, देन वी हैव ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएएस, ऑब्वियसली आर एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑलराइट, देन एएआईबी, दिस एएआईबी इज फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स, ओके, इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एंड एरा। यही तीन है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न दैट वाज रिलेटेड टू बीवीवी, जो कि हमारा भारतीय वायुयान विधायक है, इट वाज दैट डीजीसीए इज स्टिल नॉट डीजीसीए इज स्टिल नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट बॉडी। ठीक है, अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो डीजीसीए के ऊपर यूनियन का बहुत ज्यादा वो है, तो फाइनल अथॉरिटी जो है डीजीसीए के पास नहीं है। देयर इज अ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, क्लियर। तो ये आपके कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा जो इनिशिएटिव्स हैं, इसमें गगन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, नव निर्माण है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने स्कीम सुनी भी होगी, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ठीक है, इट इज ऑफ कोर्स इन नॉट इन न्यूज, तो आपको बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट बिकॉज हम पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लेंगे। ऑलराइट, तो दिस इज योर दिस। अच्छा, इंटरनेशनल कॉपरेशन की अगर मैं बात करूं तो एक कॉपरेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो 2024 में ही आई है। ठीक है, दैट इज योर दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ सिविल एविएशन। दिस इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, करना कुछ नहीं है, वही वाली कार्बन न्यूट्रलिटी वाली, वही क्लाइमेट चेंज एंड स्टफ दे आर टॉकिंग अबाउट दिस। irony is that they are aviation sector and they are talking about climate change, but ठीक है। now again judiciary का क्वेश्चन है। consider the following statement with reference to e courts mission mode project phase 3 and choose the incorrect statement। इनकरेक्ट बताना है। ऑलराइट, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, it is a centrally sponsored scheme. E-Seva Kendra will provide electronic services to users. C3 VAS is for efficient data storage. Funds will be released to high courts by Department of Justice. All right, ठीक है। अगेन बहुत ज्यादा नहीं करना है इसमें। ई कोर्ट्स मिशन मोड इज इन न्यूज। ठीक है, फेज 3 इसका, इसके लिए पैसा निकाला गया है अभी। ठीक है, कितना पैसा है क्या है उस फिगर्स की इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका इनकरेक्ट जो होगा वो है ए। इट इज नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब देखो, ये वैसे ये इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, लेकिन देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि आप किसी भी स्कीम को अगर आगे भी पढ़ रहे हो, सीडीएस के लिए भी पढ़ रहे हो, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि वो स्कीम है कौन सी। ठीक है, देखो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज द स्कीम जिसमें 100% पैसा जो है वो सेंटर देता है। ठीक है, तो आपको पता, अगर आपको ये पता होता तो ऑब्वियस सी बात थी कि आप
इन दोनों चीजों को तो एलिमिनेट कर ही देते, क्योंकि ये ए और डी जो है आपस में क्या हो जाती है, थोड़ी सी एक तरीके से ये एंटागोनिस्टिक हो गया ना। क्योंकि अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसमें क्या होता है कि 50% गवर्नमेंट देती है, 50% स्टेट देती है, या फिर जो भी डिस्कशन हो चुका है स्टेट और सेंटर के बीच में कि भाई इतना हम दे देंगे उतना आप दे दोगे। क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होता है तो उसमें क्या होता है, 90% गवर्नमेंट देती है, 10% स्टेट लगाता है। ऐसा भी होता है। तो वॉट एवर आपका अरेंजमेंट होता है उस हिसाब से द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स एंड द सेंटर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, दैट इज योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम में 100% गवर्नमेंट का वो होता है कि भाई ये हमारी स्कीम है, ये दिल्ली से आई है स्कीम, दिल्ली वाली स्कीम। ओके। सो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ए इनकरेक्ट होता, ए इनकरेक्ट है तब डी करेक्ट हो सकता है, अगर डी करेक्ट है तो फिर ए इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने सेम ही चीज कह दी है वैसे तो। बेसिकली डी अगर इनकरेक्ट है तो ए करेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट। सो यस, डी इज ट्रू। हाई कोर्ट्स को दे रहे हैं। काम क्या है इसका, जैसा कि आपको बी और सी से पता चल ही रहा होगा, ई सेवा केंद्र बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वाला काम कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मेकिंग सुप्रीम कोर्ट पेपरलेस। ठीक है। डिजिटल ऑनलाइन पेपरलेस कोर्ट्स के लिए हम लोग वी आर डूइंग इट। वी आर बेसिकली अपग्रेडिंग आवर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके। तो उसमें ही हमारा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट हुआ है, फेज 3 स्टार्ट हुआ है, फेज 3 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था, दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। ठीक है। अच्छा, तो इसमें दो चीजें तो मैंने लिखी हुई है। सी3 वास, डेटा स्टोरेज की बात है। सी3 वास इज बेसिकली द नेम ऑफ द क्लाउड दैट विल स्टोर एवरीथिंग। जैसे कि हर हर एक एप्लीकेशन का एक क्लाउड होता है, क्लाउड स्टोरेज होती है, उसमें वो चीजें स्टोर करता है और आप उसको लिंक के थ्रू रिट्रीव कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन। वही चीज यहाँ पर भी है, सी3 वास, दैट इज योर फॉर योर डेटा स्टोरेज। ई सेवा केंद्र, एज द नेम सजेस्ट, नाम में ही सेवा लिखा है ना, इलेक्ट्रॉनिक सेवा केंद्र, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ही देगा यूजर्स को। ठीक है। उसके अलावा भी है क्लास सिस्टम। ठीक है। क्लास सिस्टम इज नथिंग, इट इज फॉर लाइव स्ट्रीमिंग। ओके। ऑलराइट। देन वर्चुअल कोर्ट्स की बात हो रही है, ये तीन आपकी चीजें इसमें दी हुई है। ई3 को ये वाली चीज आपकी थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगेन, लोकपाल एंड लोकायुक्त जो है आपका, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि यार बहुत ज्यादा न्यूज में है, लेकिन अभी ये न्यूज में ही है, इसकी ऑडिटिंग ही चल रही है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज इन न्यूज। With reference to Lokpal and Lokayut, consider the following statement. It is a constitutional body. It has 8 members and a chairperson. It's fif- it is 50 per its 50% members are judicial members. Which of the following statements are correct? All right. 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, and 3 only. You have 30 seconds to attempt it. All right. इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट जो है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये तो गलत है। ठीक है। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। आपको याद होगा, अन्ना हजारे वाला धरना प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद से ही हमारा ये लोकपाल वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है। स्टैच्यूटरी बॉडी है, एंटी करप्शन बॉडी है। ऑलराइट। 2013 में इट केम। ओके। अच्छा, ये न्यूज में क्यों है भाई? न्यूज में ये है क्योंकि जनवरी 25 में इसका फाउंडेशन डे होता है। ऑलराइट। नाउ सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, इट हैज 8 मेंबर्स एंड 50% ऑफ देम आर जुडिशियल मेंबर्स, दैट इज ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, दोनों सही है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट जो है वो भी आप याद रख लो, दैट 50% ऑफ द मेंबर्स शुड बी फ्रॉम योर SC, ST, OBC, माइनॉरिटी एंड वुमेन। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये 50% में ये जुडिशियल मेंबर्स को काउंट नहीं कर सकते।
ऐसा मत समझना कि यार एक तो 50% जुडिशियल मेंबर्स हो गए और अगले 50% में, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। जुडिशियल मेंबर में भी अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसको भी 50% में काउंट करेंगे। ओके। सो ये दो चीजें हैं, ये दोनों बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 2 और 3 ओनली। तो पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। न्यूज में था इसीलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज आप सारी बॉडीज पढ़ लोगे, लेकिन आपको याद कितना रह जाता है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि आने के चांसेस किसके हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो इसके आने के चांसेस हैं क्योंकि ये न्यूज में है। ऑलराइट। इसके अलावा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होनी चाहिए, देखो 8 मेंबर है, तो 8 में से एक मेंबर तो चेयरमैन हो गई, ठीक है। तो वो चेयरमैन जो है, ही शुड बी सिटिंग और रिटायर्ड सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट जज। सीजेआई या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग और रिटायर्ड, बोथ। ठीक है। उसके अलावा जो जितने भी आपके जुडिशियल मेंबर्स हैं, दे शुड बी फ्रॉम हाई कोर्ट एटलीस्ट। ये जो 50% का जुडिशियल मेंबर वाली चीज है, दे शुड बी फ्रॉम हाई कोर्ट, सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। तो ट्रैप क्वेश्चन पता है क्या बन सकता है? ट्रैप क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि द सिटिंग मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ लोकपाल। ठीक है। तो ये दिस विल बी अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, इसीलिए मैं बता रही हूँ सिटिंग और रिटायर्ड, बोथ ऑफ देम आर एलिजिबल। ठीक है। अदर मेंबर्स में क्या चीज है आपकी, जो भाई ऑब्वियसली बात है ना, 50% तो है जुडिशियल, तो बाकी के 50% कौन होने चाहिए? एनीवन हु हैज 25% 25 years ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन मैटर्स रिलेटेड टू एंटी करप्शन वगैरह। अब 25 साल का जो तजुर्बा होगा वो 100% है यार, सीधी सी बात है। किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर कोई वो लोग, बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स विल बी दी रेस्ट 50% पीपल इन लोकपाल। ठीक है। एनीवन हु इज बिलो 45 years कैन नॉट बी, इज इनएलिजिबल। ओके। ये बस ये एज याद रखना, उसके अलावा तो तुम लोग सही कर ही दोगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, इफ ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ऑब्वियस सी बात है यार। ये सारी चीजें तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। बट जो एज लिमिट है वो याद रखना, 45 years। ऑलराइट। टर्म ऑफ मेंबर्स कितना है? 5 years है। ठीक है। अच्छा, नाउ इनको सिलेक्ट कौन करता है? ये है ना, सिलेक्शन कमेटी भी होती होगी, तो सिलेक्शन कमेटी भी होती है। सो बेसिकली नाम इसका बड़ा हल्का सा है, लोकपाल, लेकिन सिलेक्शन कमेटी तो काफी हाई फाई है इसकी। पीएम इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज देयर। ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन इज देयर। ऑलराइट। देन योर सीजेआई इज देयर, एंड वन jurist that is appointed by president is there। ठीक है। ये आपके कुछ कुछ लोग जो हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर, आपका जो सिलेक्शन कमेटी बैठेगी फॉर द पीपल हु विल बी सिलेक्टेड इनटू दिस लोकपाल। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हो गई लोकपाल, मैंने दूसरा टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है लोकायुक्त। ठीक है। लोकपाल तो चलो हमें समझ में आ गया कि ये लोकायुक्त क्या चीज है। सो लोग भाई, सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हो रही है तो सिर्फ सेंट्रल लेवल पे तो नहीं हो सकती ना। तो 100% सी बात है कि यार सेंट्रल लेवल पर तो नहीं होगी, ये स्टेट लेवल पर होती है। ठीक है। ठीक, अगेन थ्रू अ लॉ, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके। अच्छा, लोकायुक्त unlike lokpal does not have a definite structure or selection criteria. It differs from state to state, which is a good thing so that you don't have to learn it. All right। विसल ब्लोअर्स वगैरह के लिए है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो एमिनेंट जूरिस्ट है वो कौन होगा? ये वन ऑफ द इशू जो इसमें मानते हैं वो ये है कि यार इसमें तो देखो पीएम है, स्पीकर है। ठीक है। उसके अलावा एक एमिनेंट जूरिस्ट है जो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। अब भाई वो एमिनेंट जूरिस्ट कौन है, प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट तो कहीं ना कहीं पीएम से ही पूछ लेगा ना कि भाई कौन सा एमिनेंट जूरिस्ट हमें डिसाइड करना है। तो बेसिकली 3 बंदे तो यही हो गए, तो सिलेक्शन कमेटी में आप एक तरीके से देख ही सकते हो
कि देर इज अ स्लाइट मेजोरिटी विच इज एंजॉयड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक इशू बताया जाता है कि लोकपाल में, यार सीधी सी बात है, प्राइम मिनिस्टर इज इंक्लूडेड अंडर लोकपाल, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो सिटिंग इन द सिलेक्शन कमेटी। सो ऑब्वियस सी बात है कि यार अगर सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री बैठा है तो प्रधानमंत्री ऐसे बंदे को क्यों सिलेक्ट करेगा जो उसकी उसी के अगेंस्ट केस खोल दे। ऑलराइट, सो ये वाली चीजें हैं। So these are some of the things that is issue with reference to लोकपाल। वो कोई नहीं पूछेगा, हमें फैक्ट्स पे फोकस करना है, ये आपके फैक्ट्स है। अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ईसीआई। अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं एंड सब कुछ हुआ है, तो ऑब्वियसली ईसीआई इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। अच्छा ठीक है, एक बार आप इसको जरूर अटेम्प्ट करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ईसीआई। It observed 25th January as National Voters' Day. It is mentioned in Part 15th of the Constitution. It administers election of state legislative assembly. Reappointment is allowed. Election commissioners can be removed from office on recommendation of Chief Election Commissioner. ECI can deregister a party. How many of these statements are correct? All right. पहला स्टेटमेंट है, इट ऑब्जर्व, हमें करेक्ट बताना है ना, ठीक है, और हमें गिनना है, ठीक है। दो चीजें हैं, हाउ एंड करेक्ट। ओके, 25th January as National Voters Day, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, 15th January आपको पता होगा क्या पड़ता है, 15th January को आर्मी डे। ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। 25th January as National Voters Day, दैट इज देयर। ऑल राइट, नाउ दूसरा है कि इट इज मेंशन इन पार्ट 15th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, it is true, it is mentioned in the part 15th of the constitution from the articles 324 to 329। अब देखो, तुम्हें आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर टू रिमेम्बर द आर्टिकल। आप पार्ट भी याद रख लोगे तो उससे काम हो जाएगा, इतना तो कोई नहीं, इतना तो डिटेल्स में आपको नहीं पूछा जाएगा। एक आइडिया मैंने लेकिन दे दिया है कि 324 की सीरीज में आपका है। ओके, सेकेंड थर्ड इज इट एडमिनिस्टर्स द इलेक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, विच इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जगह पे पंचायत लिख देती तब, अगर मैं यहाँ पे पंचायत लिख देती तब ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता। बिकॉज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का जो इलेक्शन होता है, इट इज डन बाय योर स्टेट इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, आपकी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, नाउ रीअपॉइंटमेंट इज अलाउड। ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक्सपैंड कर दूं, रीअपॉइंटमेंट टू द ईसीआई इलेक्शन कमीशन इज अलाउड। ठीक है, क्या लगता है ये वाला स्टेटमेंट, आप बताओ कि क्या लगता है आपको, इज इट करेक्ट और नॉट? ऑल राइट, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, रीअपॉइंटमेंट इज नॉट अलाउड। ओके, रीअपॉइंटमेंट अलाउ ही क्यों नहीं करते हैं, रीअपॉइंटमेंट इसीलिए नहीं अलाउ करते हैं बिकॉज यार फिर तो वही वाली चीज हो जाएगी ना कि बंदा सोचेगा कि चलो ठीक है, धांधली करा देते हैं थोड़ा सा, तो कम से कम अगली बार फिर से मैं चीफ कमिश्नर इलेक्शन चीफ कमिश्नर बन पाऊंगा। ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक दैट। ऑल राइट, now, election commissioners can be removed from office on recommendation of Chief Election Commissioner. This is a very important statement, इसको आप ध्यान से सुनना। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है इंडिविजुअली, ओके, लेकिन एक चीज याद रखना, इलेक्शन कमिश्नर्स को तो रिमूव करा जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर विल बी रिमूव्ड ओनली through the way of how a Supreme Court judge is removed। ठीक है, उस केस में थोड़ा सा यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं वैसे ही सीईसी को रिमूव करते हैं।
लेकिन ईसीईस को आराम से रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट। देन सिक्स्थ इज योर ईसीआई कैन डी रजिस्टर अ पार्टी। ऑलराइट, ये भी एक चीज जो थी आपकी न्यूज में थी। ठीक है। एंड ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डी रजिस्टर अ पार्टी, एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि बताई जाती है विद रेफरेंस टू ईसीआई, कि भाई ईसीआई की पावर्स बहुत ज्यादा क्या है आपकी, लिमिटेड है। मान लेते हैं हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं फॉलो करा, तो तुम क्या कर लोगे? रिपोर्ट बना लोगे? बना लो। राइट। तो वो इशू थोड़ा सा आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट। सो यहाँ का इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ओनली फोर। ओनली फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, टू आर नॉट करेक्ट। ऑलराइट। अच्छा, एक और चीज याद रखना, अगर मैं तुमसे ये पूछूं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, क्योंकि मैंने बात करी है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन इटसेल्फ इज नॉट लीगल। ठीक है। तो उसकी भी बात होती है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी लीगलाइज्ड। तो ये भी याद रखना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट लीगल। ठीक है। स्टैचुरी बैकिंग बेसिकली नहीं है। ओके। सो ये आपका ईसीआई हो गया। ईसीआई वाज ऑफ कोर्स इन न्यूज। नाउ पंचायत। आज पंचायत जो है आपकी अगेन न्यूज में है। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बेसिक नॉलेज कितना है इन पॉलिटी। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। नहीं भी कर पाओगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लेसर नोन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस इस बार हैं एग्जैक्टली, सिर्फ इस बार। ठीक है। ऑलराइट। Which of the following constitutional provisions related to are which of the following are the constitutional provisions related to panchayats? Number one, Article 40. Number two, Article 243G. 11th Schedule, Part 9A, Article 243X. ठीक है। Choose the correct options below: 1, 2 and 3, 2, 4 and 5, 1, 2, 3 and 5, 1, 3 and 4. ऑलराइट। अब देखो यार, आपने कितना भी पंचायत पढ़ा होगा, आपने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ा होगा कि 73rd और आपका 74th, ये आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने 1992 में पास कर दिए थे, और उससे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बन गई थी। बट जैसा आप अभी करंट ट्रेंड देख रहे हो यूपीएससी का, आपको थोड़ा सा ज्यादा उससे तो पता होना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि भाई किस के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम? पीवी नरसिम्हा राव थे। वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट। नाउ पहली बात तो ये है कि यार 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चेंजेस क्या क्या लेकर आया था? ठीक है। तो 73rd और 74th, ठीक है। नाउ 73rd और 74th, 73rd लेकर आया था पार्ट 9। ठीक है। 74 लेकर आया था पार्ट 9A। तो ऑब्वियस सी बात है 74th टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज, एंड पार्ट 9 टॉक्स अबाउट पंचायत 73rd। तो ये तो गलत ही हो गया। तो 4 एलिमिनेट हो गया। ठीक है। 4 इज एलिमिनेटेड। अब 1, 2 एंड 3 तो है। ठीक है। नाउ 1, 2 एंड 3 में डीपीएसपी, आपका जो है डीपीएसपी इज देयर। ये डीपीएसपी में आता है। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि एक बार आप डीपीएसपी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। 243G इज ऑल्सो देयर। ओके। 243A से लेकर 243 आपका काफी लंबा अच्छा खासा यहाँ पर वो है। ऑलराइट। जी तक आपका पड़ेगा। ठीक है। नाउ 1, 2, अच्छा 3, 11 शेड्यूल। यस, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट अगेन। शेड्यूल 11 है, मतलब 11 शेड्यूल में क्या बताया है कि भाई स्टेट्स को क्या क्या टॉपिक्स देने हैं जिसपे पंचायत लॉ बना सकती है। दैट इज 11 शेड्यूल। और 74th म्यूनिसिपैलिटीज को 12th शेड्यूल दिया हुआ है। ठीक है। शेड्यूल्स आर बेसिकली अपेंडिक्स
जो लास्ट में या शुरुआत मतलब इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं कि भाई इन इन चीजों पर आप लॉ बना सकते हो, इन इन चीजों के पर आपका कंट्रोल है, ठीक है। तो 11th और 12th शेड्यूल, ठीक है। अब इसके अलावा आर्टिकल 243 एक्स जो है, दिस इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज एंड नॉट पंचायत, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज योर 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि पैसे कैसे मिलेंगे, वो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन बताता है, ठीक है। और ये कहाँ दिया हुआ है, 243 आई पर। ऑलराइट। जो आपके ग्रांट्स होंगे, पैसे वाली बात जो है वो एच से शुरू हो जाती है। सो जी इज द लास्ट वन, जिसमें इसमें बताया जाता है कि भाई कैसे कैसे पंचायत किन किन चीजों पर लॉ बना सकती है, पंचायत के पास लॉ मेकिंग पावर है, यही चीज दी हुई है 243 जी में, ठीक है। और किन किन टॉपिक्स पे लॉ मेकिंग पावर है वो दिया हुआ है 11th शेड्यूल में। ऑलराइट, ठीक है। 243 एक्स इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज, एच और आई टॉक्स अबाउट फाइनेंसेस। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, क्या हर स्टेट और पंचायत है, ऐसा नहीं। एनी एनी प्लेस विच इज अंडर शेड्यूल 5, 5th शेड्यूल के अंदर जो भी है वहां पे पंचायत नहीं है। अब एक चीज याद रखना कि पंचायत का लॉजिक क्या था, व्हाट वाज द लॉजिक ऑफ पंचायत, वो थोड़ा सा देख लो। क्योंकि देखो यार, अब जैसे तुम दिल्ली के पास रह रहे हो, तो तुम्हारा सारा काम हो पा रहा है, तुम्हें सारे लॉज समझ में आ रहे हैं। अब जैसे जैसे तुम दिल्ली से दूर जाते जाओगे, वैसे वैसे तो तुम देश से ही दूर जाते जाओगे। तो इसीलिए क्या करा गया, बाई कैमरलिज्म लेकर आए गए कि नहीं ठीक है यार, स्टेट्स होनी चाहिए जिससे कि इफेक्टिवली गवर्न हो पाए, क्योंकि भाई हर लोकेशन की अपनी अपनी अलग चीज है। फिर स्टेट्स ने क्या बोला कि यार इतना बड़ा हमारा स्टेट है, मेरी कैपिटल तो मान लेते हैं हम लखनऊ में है, ठीक है। अब यार जो बंदा झांसी में रह रहा है, तो यार उसके लिए तो बहुत दूर हो गया ना लखनऊ, तो वो उसके लिए क्या करेंगे अब। तो इसीलिए स्टेट्स ने बोला कि नहीं यार, डिस्ट्रिक्ट्स होनी चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट्स में क्या चीज थी कि डिस्ट्रिक्ट्स के पास फिर उतनी पावर नहीं थी, तो बेसिकली आप ये समझो कि जैसे जैसे आपको अपनी गवर्नेंस में एफिशिएंसी लेकर आनी है, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ेगा, पावर जो है आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, उसको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। जितना आप पावर को सेंट्रलाइज करके रखोगे, उतना ज्यादा इनएफेक्टिव गवर्नेंस आपका रहेगा। तो ये तो लॉजिक था आपका पंचायत के लिए कि यार पंचायत, वायर पंचायत इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में क्या चीज है, 5th शेड्यूल में बेसिकली वी हैव ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वगैरह। तो वहां पर ऑब्वियसली पंचायत की जरूरत है नहीं, ठीक है। 5th शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज आएंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, इनके जो आपके हैं, ठीक है। देन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ओके। हिल डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, दार्जिलिंग वगैरह, वहां के कुछ जगहों पर आपका पंचायत आर नॉट एप्लीकेबल। नाउ सीएजी, ये आपके कुछ ऐसे हैं जो कि मैंने इसमें डाले हैं क्योंकि यार दे आर इन न्यूज। ऑलराइट, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि सीएजी जो है, ये न्यूज में ही क्यों है। तो अभी हम लोग एक तो न्यूज अभी करके आए थे एसओसाई वाली, आपको अगर याद हो, न्यू दिल्ली में एसओसाई को प्रेसिडेंट ने काम करा है, ठीक है। इसकी सबसे पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, इफ यू आर एबल टू रिमेम्बर दिस। सबसे पहली मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई थी, और 2024 से लेकर 27 तक की जो है आपकी, वो भी आपके कहाँ पर है, वही इंडिया के पास चेयरमैनशिप अभी करंटली रहेगी। नाउ इसके बाद सीएजी के बारे में अगर थोड़ी सी हम बात कर ले, तो पहला अटेम्प्ट द क्वेश्चन फर्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीएजी ऑफ इंडिया। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज वन। सेकंड इज सीएजी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सीएजी रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय पीएसी। के संजय मूर्ति इज द करंट सीएजी। सो सबसे पहले इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ओनली फोर नहीं आएगा, ऑल फोर आएगा। ऑलराइट, नाउ
न्यूज में क्यों है सीएजी? क्योंकि आपके के संजय मूर्ति जो है करंट सीएजी है, इज द करंट सीएजी। इनको अपॉइंट ही अभी करा गया है। ओके, इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, अब ये बन चुके हैं। ऑलराइट। नाउ सीएजी आपको पता होगा कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 148। इट इज अ वेरी वेरी ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। ऑलराइट। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है। सीएजी रिपोर्ट्स आर एग्जामिन्ड बाय पीएसी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी ओनली, ओनली थ्री, पहली बात। नाउ टर्म क्या होता है सीएजी का? 6 साल। ऑलराइट। एक और चीज याद रखना, रिमूवल जो है वो कैसी होगी? सुप्रीम कोर्ट जज के हिसाब से। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई सीएजी इज एबल टू पब्लिश रिपोर्ट्स which may not be liked by the government, बट उनको एक तरीके से पब्लिश करना इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट। तो ये तो हो गया कुछ कुछ अच्छी बातें जो आपकी सीएजी के बारे में है। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है ना सीएजी के बारे में? सीएजी के बारे में सबसे बड़ा इशू ये है कि सीएजी जस्ट वर्क्स लाइक ऑडिटर। कि भाई सरकार ने इतना इतना खर्चा कर दिया है, बस इतना पता है सीएजी। सीएजी बस इतना बता देता है कि इतना खर्चा कर दिया है, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, जो भी चीज है। मतलब बेसिकली वो क्या कर लेता है? ऑडिटर कर लेता है, ऑडिटिंग कर लेता है उसकी। जो खर्चा हुआ है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ऑडिटिंग तो कर लेता है सीएजी। लेकिन अगर आप सीएजी का फुल फॉर्म देखोगे तो क्या है सीएजी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएजी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर जो वाला काम है वो नहीं करता है, अनलाइक ब्रिटेन। ठीक है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग का मतलब सिंपली ये है कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से आप सजेस्ट भी कर रहे हो मतलब खर्चा होने से पहले भी आपका से है। तो इंडिया में सीएजी का खर्चा होने से पहले कोई से नहीं है। ऑलराइट। आर्टिकल 148 में एक्सप्लेन करा गया सीएजी के बारे में, 149 में उसकी ड्यूटीज है, 150 में ये बताया है कि सीएजी काम करेगा। 150 में यही बताया एग्जैक्टली। ठीक है। 151 में जो मैंने आपकी ये चीज लिखी हुई है पीएसी के बारे में जाएगा, वो चीज आपकी 151 में दी हुई है। एक चीज याद रखना कि सीएजी की जो रिपोर्ट है वो एक बार पीएससी एग्जाम में करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट इज द वन हु लेज डाउन द सीएजी रिपोर्ट ऑन इन पार्लियामेंट। ऑलराइट। ठीक है। सीएजी एंड पीएसी जो है दे आर वर्किंग हैंड इन हैंड। पीएसी क्या है? पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। इट इज वन ऑफ द परमानेंट स्टैंडिंग वाली जो चीज है, पार्लियामेंट्री कमिटी दैट इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी। पीएसी एंड एस्टिमेट्स कमिटी आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज दैट आर देयर। ओके। अब हम लोग वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी थोड़े से कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन। ज्यादा नहीं है, दो ही तीन क्वेश्चन है। पहला तो यही है, व्हाट इज द इलेक्शन प्रोसीजर एंड रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ठीक है। ये न्यूज में नहीं है, हमारे प्रेसिडेंट के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसमें हुआ ये है कि यार डोनाल्ड ट्रम्प जी जो है वो हमारे इलेक्ट हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है कि पता तो होना चाहिए कि इंडिया में भी कैसे चल रहा है। ऑलराइट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट इज इन न्यूज, एक तरीके से आ सकता है, आ तो बहुत कुछ सकता है। सो ये हम एक थोड़ा सा कर लेते हैं। इलेक्शन प्रोसीजर एंड रिमूवल प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। First past the post system and two-thirds of total members. Single transferable vote system and two-thirds of present and voting. Single transferable vote system and two-thirds of total members. First past the post system and two-thirds of present and voting. इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट हैं। पहली बात तो ये है कि भाई कौन टाइप ऑफ वोटिंग सिस्टम्स, और दूसरा है मेजोरिटीज। ऑलराइट। तो देखो पहली बात तो ये कि वोटिंग सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम तो सिंपल सी बात है कि एक रेस थी,
इसमें ये एक पोस्ट था, ठीक है, और जिसने, और ये पोस्ट क्या है, 50% ऑफ मेजोरिटी मार्क, ठीक है, 50% ऑफ मेजोरिटी मार्क, और जिसने ये पोस्ट जो है थ्रू कर लिया सबसे पहले, सबसे पहले एज एन, एक ही बंदा तो 50% ज्यादा हो सकता है ना, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि देर आर टू पीपल हु आर 50 मोर देन 50%, राइट? 101% तो कुछ होता नहीं है, एक ही परसेंट, 100% ही है टोटल। तो 50% का जिसने भी पोस्ट, whoever goes past the 50% mark wins. So that is your first past the post system. Second is single transferable vote system and two-third of present and voting. अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये तो हो गया आपका मेजोरिटेरियन वाली चीज। एक सिस्टम होता है आपका प्रोपोर्शनलेट रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। उसके अंडर काफी सारे आपके सिस्टम्स आते हैं। उसमें से एक होता है आपका एसटीवी, दैट इज योर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके अलावा होता है लिस्ट सिस्टम एंड योर एमएमआर, एमएमपीआर, मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सारी चीजें बैचेस में बताने वाली चीजें हैं, ऑब्वियसली आई वुड नॉट, आई वुड मेक इट वेरी क्रिस्प फॉर यू गाइस, वी विल जस्ट फोकस ऑन एसटीवी। एसटीवी एग्जैक्टली कैसे होता है थोड़ा सा देख लो। इसमें बेसिकली ये होता है कि मान लेते हैं आपने जिस कैंडिडेट को चूज किया है, देयर वर थ्री कैंडिडेट्स, लेट अस से अमूल्य एंड ऋचा, ठीक है, एंड लेट अस से सार्थक। ये आपके तीन तीन कैंडिडेट्स हैं, और उसमें से सार्थक जो है रेस से आउट हो गया, लेकिन आपने तो सार्थक को ही वोट दिया था, लेकिन सार्थक तो आउट हो गया, अब क्या करें? तो आपने दूसरे नंबर पे मान लेते हैं ऋचा को वोट दिया था, तो सार्थक क्योंकि रेस से आउट हो चुका है तो इसको हटा देंगे, और उसका जो वोट है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या, उसका वोट ट्रांसफर हो जाएगा ऋचा को, ठीक है, और फिर उसकी काउंटिंग होगी, तो उसमें ऋचा जीत गई मान लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपने तीसरे नंबर पे अमूल्य को वोट दिया है तो फिर ऋचा का वोट ट्रांसफर हो जाएगा अमूल्य को, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो बेसिकली 1, 2 एंड 3 पे कौन है वो मैटर करता है। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली बात है कि आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का जो प्रोसीजर है वो ये तो नहीं है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, उसका है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब दूसरी चीज आती है मेजोरिटी, ठीक है, टू-थर्ड ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग या फिर टू-थर्ड ऑफ टोटल मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा टू-थर्ड ऑफ टोटल मेंबर्स, ओके, ठीक है। नाउ मेजोरिटी थोड़ा सा देख लो, वैसे तो अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी देख लो। देखो, 50% ऑफ टोटल मेंबर्स, सॉरी 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग को हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी, 50% प्लस वन, ऑब्वियसली, ठीक है। उसको तो हम कह देंगे क्या, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। कहाँ कहाँ लगती है सिंपल मेजोरिटी, आर्टिकल 100 हो गया, वोटिंग इन हाउसेस, ठीक है, 100 आर्टिकल, 100 नंबर पे वोटिंग है, ठीक है, 8 ऐड कर दोगे तो 108 आ जाएगा, 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, ठीक है। फिर उसके अलावा 89 ऐड कर दो, हाँ सॉरी, इसके अलावा आपका 356 है, आपको इमरजेंसी पता होगी। तो इन सब चीजों में आपकी क्या है, प्रेसिडेंट्स रूल, बेसिकली जस्ट स्टेट इमरजेंसी, नेशनल नहीं। प्रेसिडेंट रूल में आपको क्या है, सिंपल मेजोरिटी लगेगी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले को हम क्या कहते हैं, सिंपल मेजोरिटी। अगर टोटल स्ट्रेंथ के 50% की बात करते हैं तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी अलग से कभी काम नहीं आएगी कि हाँ इस पर्टिकुलर केस में एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी आपको और बहुत सारी जगहों पर देखने को मिलेगी,
ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगी कहाँ पर। नाउ एक होता है आपका कि मान लेते हैं हमारे पास 545 सीट्स हैं। ठीक है, और 545 सीट्स में हमें पता है कि यार कुछ सीट्स हमने पीओके की दे रखी हैं। अब पीओके से तो पीओके में इलेक्शन ही नहीं हुआ, तो बंदा ही नहीं आया। बंदा नहीं आया तो वो सीट ही खाली है। तो बेसिकली क्या है कि आपके टोटल सीट्स तो 545 है, लेकिन आपके पास बंदे कितने हैं जो वोट होकर आए हैं, आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी है। वो 15 सीटें आप माइनस कर दो। तो 15 सीटें आप माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 530 लोग। तो यू हैव 545 पीपल की जगह, बट ओनली 530 पीपल, सिर्फ 530 सीटों पर ही आपका क्या हो पाया, इलेक्शन हो पाया। तो उस केस में क्या होगा, आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाएगी, 530। डू नॉट कंफ्यूज इट विद प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, मतलब ये जो 15 बंदे हैं ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब तो ये है कि भाई तुम्हारा मन नहीं करा, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तुम आए नहीं, यू आर एब्सेंट, मतलब बट यू एग्जिस्ट, तुम्हारा इलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर तुम्हारा इलेक्शन ही नहीं हुआ, तुम जहाँ जहाँ की सीट है वहां पर इलेक्शन ही नहीं करा पाए, तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो ना एक तरीके से। तो उस केस में क्या है, कहाँ चला गया मेरा पेन। हाँ, उस केस में क्या है, इफेक्टिव मेजोरिटी। दिस इज योर इफेक्टिव मेजोरिटी। अच्छा, अब इस इफेक्टिव मेजोरिटी का 50% इज, सॉरी, इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ, उसका 50% प्लस वन विल बी योर इफेक्टिव मेजोरिटी। ऑलराइट, इफेक्टिव मेजोरिटी हमें कहाँ चाहिए, राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के लिए। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अच्छा, दोनों चीजें अलग अलग है, बट बंदा एक ही है, उसका उसको हटाने का तरीका भी एक ही है, इफेक्टिव मेजोरिटी से रिमूवल। ठीक है, और सेम मेजोरिटी से आपका क्या हटता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ऑलराइट, नाउ इसके बाद है आपका स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन। स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन में क्या है, ये तो 50-50% वाले हो गए सारे। अब आते हैं एक हमारे जो होते हैं 2/3, ये जो यहाँ लिखे हुए हैं। अगर लिखा है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, देन दिस इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी टाइप वन, ये टाइप वन है। लेकिन अगर ये लिखा है 2/3 ऑफ, अच्छा, 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स इज डिफरेंट। ओके, एक होता है आपका 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, देन दैट इज योर स्पेशल मेजोरिटी टाइप टू। दिस इज रिक्वायर्ड इन आर्टिकल 368। अब 368 आर्टिकल क्या है, मुझे बताना इन कमेंट्स। ओके, ठीक है, बेसिकली 368, चलो मैं बता देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और स्पेशल मेजोरिटी होती है, दैट इज योर स्पेशल मेजोरिटी टाइप थ्री। उसमें क्या होता है कि यार स्टेट सब्जेक्ट पे आपको बनाना था इसमें। ठीक है, जैसे कि जीएसटी लाए थे, तो जीएसटी में यार स्टेट पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि स्टेट का पैसा भी सारा पहले पहले वहां आएगा, फिर इट विल बी डिवाइडेड। तो उस केस में क्या होता है कि 50% ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में भी कुछ कुछ बिल्स पास होने पड़ते हैं इन सिंपल मेजोरिटी। मतलब बेसिकली 2/3 ऑफ members present and voting plus 50% of the state legislature passing the bill by a simple majority. That is special majority थ्री। और जो यहाँ पे लिखी है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एंड 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, दैट इज योर स्पेशल मेजोरिटी फोर। ठीक है, एंड ये जो मेजोरिटी है सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में ही आती है। एंड आई आई बिलीव कि आपको वाइस प्रेसिडेंट का मैंने बता दिया है, इफेक्टिव मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी टाइप फोर जो है 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स, वो कहाँ से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए आती है।
ऑलराइट। प्रेसिडेंट को इम्पीच किस आर्टिकल से करते हैं? आर्टिकल 61। 62 से वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। ओके। नाउ दिस इज अ वेरी, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको, ये काफी सारे छोटे मोटे इधर उधर के करंट अफेयर्स का मिक्स्ड क्वेश्चन है। ये मैंने इसीलिए डाला है, दिस इज अ कॉमन नॉलेज क्वेश्चन। ये मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि इनमें से वो सारी चीजें जो है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। ऑब्वियसली सीरियस में नहीं आया, बट ये आया है वन ऑफ द यूपीएससी के एग्जाम में। सो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आ सकता है। ओके। बेसिकली नॉलेज इनहेंसमेंट वाला क्वेश्चन है ये। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स: बॉयलर्स, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। वाइटल स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है, बर्थ डेथ एंड स्टिल बर्थ। ठीक है। न्यूज़पेपर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लैंड एंड लाइब्रेरीज। ऑलराइट। इसमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एडेड टू द लिस्ट 3 इन शेड्यूल 7। ठीक है। शेड्यूल 7 मैंने बताया था डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। तीन लिस्ट है। लिस्ट 1 इज यूनियन लिस्ट, सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही बनाएगी। देन लिस्ट 2 इज योर स्टेट लिस्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट ही बना सकती है। एंड थर्ड इज योर कंकरेंट लिस्ट, जिसमें क्या होता है आपका, दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों ने बना दिया है तो उस केस में क्या होगा कि सेंटर वाला प्रिवेल करेगा। और ऑलराइट, सो देयर आर योर ऑप्शंस। क्या लगता है? ऑलराइट। तो देखो, अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला था ये देख लो। ऑलराइट। ठीक है। अभी एक बिल पास हुआ है, वो है सेंट्रल बॉयलर्स बिल। ठीक है। और ये, मतलब बिल में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानने की जरूरत है कि ये जो स्टीम बॉयलर्स हैं, एंड व्हेन आई एम सेइंग बॉयलर्स, इसका कोई और मतलब नहीं है, स्टीम बॉयलर्स जिसमें पानी उबलता है वो वाले बॉयलर्स। ठीक है। ये जो बॉयलर्स हैं, दे आर योर कंकरेंट सब्जेक्ट। ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स वाज आल्सो इन न्यूज, तो दिस इज आल्सो योर कंकरेंट टॉपिक। ठीक है। इसको एक्चुअली डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं इसका, वाइटल स्टैटिस्टिक्स का, जिससे कि थोड़ा सा आसान हो जाए, कोई बच्चा पैदा हुआ है उसको रजिस्टर करना। ठीक है। न्यूज़पेपर्स अगेन अ कंकरेंट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज अगेन अ कंकरेंट टॉपिक। ये आपके चार कंकरेंट टॉपिक है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, लाइब्रेरीज आर अ स्टेट सब्जेक्ट, ये दोनों आपके स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 ओनली, ए पार्ट। ऑलराइट। ठीक है। ये वाला देखो एक बार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीलिमिटेशन से रिलेटेड है। डीलिमिटेशन इज अगेन न्यूज, क्योंकि भाई 2026 में करना है। ठीक है। तो हो ये गया है कि ये न्यूज में बना हुआ है अभी। ये इसलिए भी न्यूज में बना हुआ है, अगर आपने देखा हो तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे कि देर इज वन न्यूज विच इज सेइंग कि जो कर्नाटका का स्टेट है, इट इज गोइंग टू गिव मनी टू वुमेन हु विल हैव अ थर्ड चाइल्ड। ठीक है। सो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा नॉर्थ साउथ का डिवाइड हो जाता है विद रेफरेंस टू पॉपुलेशन एंड स्टफ। ठीक है। तो इसीलिए भी ये न्यूज में बना ही रहता है। प्लीज अटेम्प्ट द क्वेश्चन। आई गेस करेक्ट पेयर्स हमें मार्क करने हैं। All right. 42nd Constitutional Amendment Act froze allocation of seat at 1971 level till 2000. 84th Constitutional Amendment Act readjustment according to 1992 census. 87th Constitutional Amendment Act readjustment according to 2002 census. क्या क्या लग रहा है, कौन कौन सी सही है इसमें? ऑल राइट। पहली बात तो ये, इनको याद कर लेना। ठीक है। क्योंकि ये याद होने चाहिए। और ये थोड़े कंफ्यूजिंग भी है, इसलिए भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। नाउ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, ये बिल्कुल सही चीज लिखी हुई है। 1971 के लेवल पर, लेवल का मतलब क्या है, पॉपुलेशन लेवल।
कि 1971 में जो पॉपुलेशन थी उस हिसाब से हमने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, उस हिसाब से हमने कंसेंसस बना दिया कि ठीक है यार 2000 तक, 2000 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, 1971 के हिसाब से ही चलेगा। तो दिस इज अ करेक्ट करेक्ट पेयर। ठीक है, ये तो आपका करेक्ट पेयर हो गया। अब बी है योर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, रीएडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू 1992 सेंसस। तो इसमें क्या हो गया है कि 1992 नहीं है, ये 1991 है। ठीक है, एंड अगेन सेम 87 के साथ, दिस इज नॉट 2002, दिस इज 2001। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा एक चीज थी कि यार सीटें तो उतनी है, फिर डिलिमिटेशन हुआ किस चीज का। तो उसमें ये कहा गया था कि आप एक काम कर सकते हो कि आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनके अंदर जो पॉपुलेशन चेंजेस आए हैं उस हिसाब से यू कैन डू द डिलिमिटेशन, टेरिटोरियल डिलिमिटेशन, लेकिन स्टेट की सीटें नहीं बढ़ेंगी। समझ रहे हो, ये चीज आपकी कही गई। मतलब आप उसी स्टेट के अंदर रैशनलाइज कर लो, जैसे कि यूपी में अगर 100 लोग रहते थे, अब 200 रहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग, और आपके पास 100 लोग रहते थे, 10 आपकी कॉन्स्टिट्युएंसीज थी, 10 लोगों के हिसाब से आपने कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाई थी। अब अगर वहां की पॉपुलेशन 200 हो गई है, तो आप ये नहीं कर सकते कि 20 कॉन्स्टिट्युएंसीज बना दो। आप क्या करोगे कि उस 10 को ऐसे इंटरनली रीएडजस्ट कर दोगे कि उन सब में आपके 20-20 लोग आ जाए। ठीक है, ऐसे करके तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ये दोनों गलत हो गए, बी इज योर आंसर, वन ओनली। ऑलराइट, ठीक है गाइस, विद दिस वी आई विल टेक योर लीव। ओके, आई होप यू लाइक द सेशन, एंड इसके बाद विल आई सी यू इन द नेक्स्ट वन इन ज्योग्राफी। आप अपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके आना, और उसके बाद वी विल डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस हियर, and I hope you learned something new, and all the time that you spent here must have been, I would say, it would have been, आपको ये काम आएगा। आप एक बार जरूर पढ़ना। उसके अलावा जो भी टॉपिक्स मैंने शुरुआत में आपको बताए थे that you should study apart from the topics that we have discussed here, please go ahead and do read them, okay, because they were also in news, but it was just that कि आपको बस पता होना चाहिए, just in case वो आ जाए। All right. With this, guys, I take your leave, and I'll see you in the next one. Thank you, everyone, everybody.